92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं श्वेता राजवंशी की लिखी कहानी एक नया मोड़। हेलो श्रुति, मैं कल स्टेशन पे तुम्हारे लिए गाड़ी भिजवा दूंगी। नहीं पल्लवी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस से आ जाऊंगी। इसी बहाने इतने सालों बाद शहर भी देखने को मिल जाएगा ना। अरे यार, यहाँ क्या कुछ देखने वाला है, ये जगह वैसे ही हरे भरे जंगल जैसी है। पर अगर मन है तो बस से आ जाना। अच्छा, पैकिंग कर ली ना श्रुति? पल्लवी के पूछने पर श्रुति ने अपनी नज़र बिस्तर पे इधर उधर फैले सामान पे डाली। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने बड़े फंक्शन में वो क्या पहने और क्या ले जाए। कमरे में अकेले वो बस अपना मन छोटा करके रह गई। अब भला इसमें श्रुति की भी कहाँ कोई गलती थी। जब उम्र हुई बाकी लड़कियों की तरह सजने संवरने की, तब तो मेडिकल की मोटी मोटी किताबों ने उसको फुर्सत ही नहीं दी। पल्लवी, अच्छा चल बाय, हाँ कल मिलते हैं, कह के जल्दी से श्रुति ने फोन रख दिया। अगले दिन सुबह के 7 बज रहे हैं और चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। इस बार सर्दी ने तो पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। दस्ताने, मफलर, ओवरकोट पहने श्रुति टैक्सी में बैठ के बाराबंकी स्टेशन के लिए रवाना हो गई। रास्ते भर बंद शीशों पे पड़ी ओस से ठंड का एहसास बरकरार रहा। फिर कुछ देर में स्टेशन आते ही टैक्सी से उतर के उसने अपना सामान उठाया और प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर चलने लगी। पिछले 5 सालों से श्रुति अपने परिवार से दूर हॉस्टल में रह के डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। कुछ महीनों पहले उसके नाम से हॉस्टल में एक लेटर आया था। उस पर लिखा था फ्रॉम पल्लवी। लिफाफा खोला तब देखा कि उसकी बचपन की सहेली ने अपने शादी का कार्ड भेजा है। बिना देरी के उसने कार्ड खोला। शादी की तारीख थी 21 जनवरी। चेहरे पे खुशी के बजाय उसके माथे पे एक पल के लिए शिकन की लकीरें आ गईं। अजीब इत्तेफाक था। इसी दिन श्रुति के माता पिता ने अपने सालों के रिश्ते को एक झटके में तोड़ दिया था। उसकी दरारें उसके दिल में आज तक हैं। लेकिन दूसरे ही पल यह भी महसूस हुआ कि वक्त के साथ भले ही कुछ ज़रूरी रिश्ते उससे दूर चले गए हों, लेकिन पल्लवी से दूरियां होते हुए भी उनकी बचपन की दोस्ती हमेशा बरकरार रही थी। इधर आसमान से कोहरा छटते ही सूरज की पहली किरण का पड़ना इन सर्दियों के दिनों में बहुत सुकून देने वाला होता है। इसका एहसास इस वक्त बेंच पे बैठी श्रुति को भी हुआ। इतने में सामने से चाय चाय की आवाज़ देते एक चाय वाले को उसने बुलाया। भैया, एक चाय देना। फूंक फूंक के चुस्कियां लेते हुए उसको चाय थोड़ी फीकी लगी, लेकिन कुल्हड़ की खुशबू और सौंधेपन ने मज़ा बरकरार रखा। कितनी अजीब बात है ना, दूसरे शहरों की तरह यहाँ अभी तक प्लास्टिक के ग्लास मिट्टी के बने कुल्हड़ों की जगह नहीं ले पाए। चाय अभी ख़त्म हुई ही थी कि स्टेशन पे ट्रेन के आने का अनाउंसमेंट शुरू हो गया। लखनऊ से चलने वाली गोरखपुर अवध एक्सप्रेस 8:35 पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आने वाली है। और कुछ ही देर में ट्रेन के पहिए अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य श्वेता राजवंशी की लिखी कहानी एक नया मोड़। आज की कहानी में अब तक आपने सुना श्रुति पिछले 5 सालों से अपने परिवार से दूर हॉस्टल में रह के मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। अपनी दोस्त पल्लवी की शादी की तारीख नज़दीक आते ही उसने जाने की तैयारियां शुरू कर दी। और फिर सर्दी की एक सुबह उसने बाराबंकी स्टेशन पहुंचकर आगे की गाड़ी पकड़ी। अब आगे ट्रेन में श्रुति के सामने वाली सीट पे एक परिवार आके बैठा, जिसमें लगभग उसी की उम्र की एक लड़की भी थी। खिड़की के सामने बैठी उस लड़की की मैचिंग ड्रेस और सैंडल देख के उसने एक नज़र अपने ऊपर डाली। फिर सोचने लगी, मुझे तो ठीक से दुपट्टा ओढ़ना भी नहीं आता है। काश माँ होती।
अपनी तरह सलीके से सूट और साड़ियाँ पहनना सिखा देती। अफसोस की बात यह कि इकलौती संतान होकर भी श्रुति अपने माँ बाप के प्यार और हक से महरूम रह गई। इधर सफ़र में खिड़की से आ रही ठंडी हवा के झोंके श्रुति को बार बार छींकने पे मजबूर करने लगे। नाक का रंग बदल के अब गुलाबी हो गया था और हल्का जुकाम भी लगने लगा था, लेकिन कोई नहीं था उसके बगल में प्यार से थपकी देने को या ख्याल रखने को। अकेले किसी तरह अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उसने जाम पड़ गए खिड़की के पल्ले को नीचे गिराया और मफलर को नाक के ऊपर लपेट के बैठ गई। श्रुति का यही अकेलापन कई महीनों से पल्लवी को सताए जा रहा था। सबसे करीबी दोस्त होने के नाते सिर्फ वही थी जो श्रुति की भावनाओं, पसंद नापसंद को अच्छे से समझती आई है। इसलिए उसने फैसला किया था कि श्रुति को वो इस बेरुखी और सूनेपन से निकालने की पूरी कोशिश करेगी। रास्ते में जोरों की भूख लगते ही श्रुति अगले स्टेशन पे गाड़ी रुकने का इंतज़ार करने लगी। स्टेशन आते ही ट्रेन से उतर के उसने चाय और खाने के लिए कुछ कचौड़ियाँ बंधवा ली। फिर जल्दी से अंदर आके गरम गरम कचौड़ियों को उसने 2 हिस्सों में तोड़ा और उस पर चटनी डाल के खाने लगी। इन सब के बीच सामने से आ रही भीनी खुशबू बार बार उसका ध्यान खींचने लगी। हाँ, खुशबू, खुशबू जो आ रही थी घर के खाने से। इतने सालों में उसने भला कहाँ चखा था घर के खाने का स्वाद। चटनी के तीखेपन से श्रुति की बंद हुई नाक तो खुल गई, लेकिन कुछ भूली बिछड़ी यादों से उसकी आंखें नम हो गईं। 7 साल पहले की बात है। श्रुति हाई स्कूल का रिजल्ट लेके घर पहुंची थी कि पापा मम्मी के झगड़ों की आवाज दरवाजे तक सुनाई दे रही थी। नितिन, तुमने इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे कर लिया? मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? माँ रोते रोते कह रही थी। अरे नौकरी तो छोड़िए, कोई आसमान नहीं गिर पड़ा है। तुम बस जाके पैकिंग करो, मैं 2 दिन में निकलना है, पापा ने चिल्लाते हुए माँ से कहा था। दिन भर माँ ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन पापा अपनी जिद पे अड़े रहे थे। उसके बाद हम दादी के घर रहने चले गए थे। यहाँ ताने और लड़ाइयाँ तो रोज रोज की बात हो गई थी। अक्सर दोनों अपने झगड़ों के बीच कमरे में श्रुति की मौजूदगी को भी भूलने लगे थे। कई बार वो रोते रोते दादी के पास सोने चली जाती थी। फिर 2 साल बाद उसके हॉस्टल जाते ही दोनों अलग हो गए, जैसे उनको बस इसी दिन का इंतजार था। धीरे धीरे वक्त के साथ वो भी उनसे दूर होती चली गई और अब तो फोन भी बस हालचाल या फीस के सिलसिले में कभी कभार आ जाता है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य श्वेता राजवंशी की लिखी कहानी एक नया मोड़। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि श्रुति पिछले 5 सालों से अपने परिवार से दूर हॉस्टल में रह के मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। अपनी दोस्त पल्लवी की शादी की तारीख नज़दीक आते ही उसने वहां जाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ट्रेन के सफ़र में सामने बैठे एक परिवार को देख के उसको अपनी माँ और अपने परिवार की कमी खलने लगी है। अब आगे। अजीब बात थी कि जिंदगी के एक मोड़ पे माँ बाप ने तो निजी कारणों से अपने रास्ते चुन लिए थे, लेकिन इन सब के बीच कहीं पीछे छूटती चली गई थी सिर्फ श्रुति। घड़ी में 1 बजते ही श्रुति और उसकी मंजिल के बीच के फासले कम होने लगे। ट्रेन की रफ्तार धीमी होती देख उसने अपना सारा सामान बांध लिया और फिर स्टेशन आने के इंतज़ार में बेचैनी भरी निगाहों से खिड़की के बाहर टकटकी लगाए देखने लगी। थोड़ी देर में स्टेशन आ गया, मनकापुर जंक्शन। सबके उतर जाने के बाद बिना हड़बड़ी दिखाए श्रुति ने जब अपना पहला कदम प्लेटफॉर्म पे रखा, लगा जैसे किसी ने पढ़ी हुई किताब खोल के रख दी हो उसके सामने। कुछ भी तो नहीं बदला, सब पहले जैसा ही है। सामान देख के कुछ दूर खड़ा कुली उसके पास दौड़ा चला आया। मैडम कुली? नहीं, मैं उठा लूंगी, कह के वो आगे बढ़ गई। अकेलेपन ने श्रुति को खुद का बोझ तो उठाना सिखा ही दिया था। थोड़ी दूर प्लेटफॉर्म पे उसी जगह छोटा सा एक बुक स्टॉल दिखा, जहां से बचपन में पापा सफ़र से पहले श्रुति के लिए कॉमिक्स खरीदा करते थे। चंपक, चाचा चौधरी, पिंकी, नागराज सभी लाइन से लगी थी वहाँ। हर तरफ तसल्ली भरी नज़र से देखने के बाद वो चेहरे पे मुस्कान लिए बाहर आई।
सामने जाने पहचाने रास्तों पे चलते चलते कुछ दूर पे खड़ी बस को देख के उसने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाई और जल्दी से अंदर चढ़ गई। कुछ ही देर में बस टाउनशिप पहुंच गई, जहां श्रुति ने अपना बचपन गुजारा था। यहाँ लोगों के जुड़े घरों की खिड़कियों से झगड़े हों या खुशियां आस पड़ोस से छिपाए नहीं छिपते। थोड़ी देर में श्रुति का पुराना घर आ गया। रोके भैया, उसने पीछे से ड्राइवर को आवाज दी। गली में थोड़ी दूर चलते ही उसको घर नजर आने लगा। हाँ, घर। बाहर लोहे का दरवाजा निहारते हुए उसको लगा जैसे माँ अभी उसके बाल ठीक करते हुए कह रही हो, बेटा जल्दी वापस आ जाना, कल की तरह खेलने मत लगना, पापा डांटेंगे। घर तो वही था, अगर कुछ बदला था तो उसमें रहने वाले लोग। अब न तो माँ थी और न डांटने वाले पापा। दरवाजे के सामने खड़े होके उसने अपना आंगन घूम लिया। दाईं तरफ वाला कमरा उसका था और मम्मी पापा का सामने वाला। कुछ कपड़े लटके दिखे आंगन में। वहां तो माँ गमले रखती थी। लगता था मानो बाहर की हरियाली घर में भर आई हो। कितने तो पौधे थे, रात की रानी, जूही, चंपा और खास तौर पे माँ का पसंदीदा बेला। इन सब में श्रुति को पसंद थी गीली मिट्टी की खुशबू जो पानी डालते वक्त गमलों से आती थी। थोड़ी देर बाद इन खूबसूरत यादों के झरोखों से होते हुए श्रुति अपनी दोस्त पल्लवी के घर की ओर चल दी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य श्वेता राजवंशी की लिखी कहानी एक नया मोड़। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, श्रुति पिछले 5 सालों से अपने परिवार से दूर हॉस्टल में रह के मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। अपनी दोस्त पल्लवी की शादी में जाते वक्त ट्रेन के सफर में उसको अपनी माँ की कमी खलती है। फिर मनकापुर स्टेशन से वो बस पकड़ती है और कुछ देर में अपने पुराने घर पहुंच जाती है, जहां उसने जिंदगी के अब तक के सबसे खूबसूरत पल बिताए थे। अब आगे। रंगीन झालरें और फूलों की लड़ियां कितनी खूबसूरत लगती हैं शादी वाले घरों में, रौनक से भरपूर। कुछ बच्चे दौड़ते हुए श्रुति के करीब से गुजरे। बगल से कंधों पे मिठाइयों की टोकरियां लिए लोग चले जा रहे थे। इन सब से होते हुए वो घर के अंदर पहुंची और सामने पल्लवी की मां खड़ी थी। एक पल के लिए तो वो पहचान ही नहीं पाई, फिर आंखों में चमक लिए पास आ गई। अरे बेटा, तू आ गई, कितनी बड़ी हो गई है, अब याद आई अपनी आंटी की, कहते हुए वो पास आ गई। फिर सर पे प्यार से हाथ फेरते हुए कहने लगी, जाओ संभालो अपनी पगली दोस्त को, तब से कमरे में बैठी तेरी राह देख रही है। श्रुति के कमरे में आते ही पल्लवी ने अपनी कभी न खत्म होने वाली सवालों की लड़ी छेड़ दी। किधर थी तुम इतनी देर से? देखो कितना टाइम हो गया, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ श्रुति। अरे यार अब बस भी कर, चल पहले गले तो मिल। खुशी से कहती श्रुति पल्लवी के पास आ गई। अपने मेल मिलाप के बाद कमरे में मौजूद बाकी लोगों से पल्लवी ने एक एक करके श्रुति को मिलवाया। दादी, बुआ, मौसी, दिल्ली वाली कजिन और पता नहीं कौन कौन। आखिरी इंट्रो तक तो श्रुति सबके नाम भी भूल चुकी थी। तभी हाथ में मिठाइयों का डब्बा लिए मुस्कुराता एक लड़का अंदर आया। श्रुति, लो मुंह तो मीठा करो, तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त शादी के लड्डू खाने वाली है, उस लड़के ने कहा। इससे पहले वो कुछ जवाब देती, पल्लवी ने कहा, आ गए तुम? वैसे श्रुति, मुझसे ज़्यादा तो ये तुम्हारा सुबह से इंतज़ार कर रहा है। हाय, मैं अमन। झिझकती हुई हल्की मुस्कान लेके श्रुति ने अमन के चेहरे की ओर देखा। तुम तो मुझे भूल ही गई, हम बचपन में एक ही बस से स्कूल जाया करते थे, याद आया? ओह अच्छा अच्छा, कहते हुए श्रुति ने अपना सामान पल्लवी के कमरे में रखा और फिर सब बाहर चले गए। उधर पंडाल में खाना लग चुका था। खाने के बाद बाकी सारे परिवार वालों के रहने का इंतजाम कुछ दूर बने गेस्ट हाउस में किया गया। घर में लगी भीड़ धीरे धीरे रात होने तक बादलों के गुच्छों की तरह हवा के साथ उड़ गई। ठंडी हवाओं को महसूस करती श्रुति बाहर लॉन में पड़ी कुर्सी पर जाके बैठ गई और आसमान में टिमटिमाते तारों को निहारती वो उन पलों को याद करने लगी जब सर्दियों के दिनों में सबके साथ आंगन में बैठ के वो अंगीठी सेंका करती थी। तभी श्रुति को इतनी ठंड में बाहर बैठा देख के अमन अंदर से शॉल ले आया। ये लो, ओढ़ लो इसको, ठंड लग जाएगी। अरे इसकी क्या जरूरत थी? श्रुति ने हिचकिचाते हुए कहा। यार तुम फॉर्मेलिटी बहुत करती हो श्रुति, वैसे अंदर आओ, पल्लवी खाने पे इंतजार कर रही है तुम्हारा।
कुछ देर में खाने के बीच दोस्तों की नई पुरानी बातें शुरू हो गईं। अच्छा श्रुति, जल्दी से बता क्या चल रहा है भाई तेरी लाइफ में? कोई बॉयफ्रेंड बना कि नहीं? क्या यार, कहाँ बनेगा, तुम जो नहीं थी ढूंढने के लिए। अच्छा जुकाम की कोई दवाई हो तो दो ना, छींकते हुए श्रुति ने कहा। अरे यार तू बन चुकी डॉक्टर, एक जुकाम ने देख तेरी क्या हालत कर दी है, कहते हुए पल्लवी ने मेज पे रखा चाय का कप बढ़ाया। अच्छा श्रुति, तुम इत्मीनान से चाय पी लो और मेज के दूसरे दराज में कुछ दवाइयाँ रखी हैं, ज़रूरत लगे तो ले लेना। मैं चलती हूँ, बाहर सब इंतज़ार कर रहे होंगे। शादी की हो रही तमाम रस्मों के बीच श्रुति को एक बार फिर रात के अकेलेपन ने घेर लिया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य श्वेता राजवंशी की लिखी कहानी एक नया मोड़। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, श्रुति पिछले 5 सालों से अपने परिवार से दूर हॉस्टल में रह के मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। अपनी दोस्त पल्लवी की शादी में जाते वक्त ट्रेन के सफर में उसको अपनी माँ की कमी खलती है। फिर मनकापुर आकर अपने पुराने घर की खूबसूरत यादों को समेटती वो पल्लवी के घर पहुंचती है। अब आगे। सुबह होते ही घर में जोर शोर से तैयारियां चलने लगीं। उधर हल्दी के पक्के रंग से पल्लवी और भी खूबसूरत दिखने लगी, मानो धूप की सुनहरी किरणों ने उसको चारों ओर से घेर लिया हो। दुल्हन की सबसे करीबी दोस्त होने के नाते रस्म के दौरान वहां कुछ खड़ी औरतों ने श्रुति को भी हल्दी लगा दी। इतने में ये देख के अमन फोटोग्राफर बुला लाया। भैया ठीक से फोटो लेना हमारी 2-2 दुल्हनों की। 2 नहीं 1, श्रुति ने अपने गालों पर से हल्दी छुड़ाते हुए कहा। अरे श्रुति, तुझे इतना भी नहीं पता, दुल्हन की सहेली को जब हल्दी लगती है इसका मतलब है अगला नंबर उसका है। इस पे पल्लवी ने हंसते हुए ढेर सारा हल्दी का लेप अमन के चेहरे पे भी लगा दिया। लो अब तो तुम्हारा नंबर भी लगा दिया। हंसी मजाक के बीच काफी देर तक तीनों दोस्त वहीं फोटो खिंचवाते रहे। कभी अमन का हाथ श्रुति के कंधों को छूता तो कभी दुपट्टे को। अमन का इतने पास होना श्रुति के लिए थोड़ा अजीब सा था, लेकिन ये अनजाना सा स्पर्श उसको कुछ अपना सा लगने लगा था। शाम होते होते मेहंदी और संगीत की रस्में भी शुरू हो गई थीं। एक ओर पल्लवी नए रिश्तों का रंग अपने हाथों पे चढ़ा रही थी और वहीं दूसरी ओर श्रुति अपने अतीत की लकीरों को मेहंदी की परत के नीचे छुपाना चाहती थी। खुशी के माहौल, ढोलक की थाप और शोरगुल में वो दूर से पल्लवी की माँ और उनकी बातों को महसूस कर रही थी। कभी माँ उसकी बलाएं लेती तो कभी दोनों अपनी आंखों में चमकीले मोतियों के साथ खिलखिला देते। पर दूर से देख रही श्रुति के पास तो कोई भी ऐसा नहीं था जो इन प्यार भरे रिश्तों की बारिश में उसको भिगोता। अपनी सोच में डूबी श्रुति को पता भी नहीं चला कब अमन उसके करीब आके बैठ गया। बहुत अच्छी लग रही मेहंदी तुम्हारे हाथों में, श्रुति की उदास सोच को तोड़ते हुए उसने कहा। क्यों भला, ऐसा क्या खास है इस मेहंदी में? अमन से नजरें चुराते हुए उसने अपनी मेहंदी की ओर देखते हुए कहा। क्योंकि इस मेहंदी ने उन हाथों को छुआ है जिनको पिछले कई बरस से कोई नहीं छू पाया होगा। ये बात सुनते ही उसने अमन की ओर देखा। अमन की आंखें जैसे उससे बहुत कुछ कहना चाह रही हों। श्रुति अपने चेहरे पे मायूसी लिए वहां से उठ के लोगों की भीड़ से होते हुए बाहर चली गई। उसके मन में कई सवाल उठने लगे थे। अमन आखिर है ही कौन? उसका इस तरह से हमदर्दी जताना और ये फिजूल का अपनापन, वो आखिर चाहता क्या है? तभी पीछे से आती कदमों की आहट सुन के श्रुति ने अपने चेहरे पे गिरे आंसुओं को जल्दी से पोंछा। अमन उसको ढूंढते हुए बाहर चला आया था। अंधेरे में क्यों खड़ी हुई श्रुति? बस यूं ही। अमन मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। श्रुति तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकती हो। अमन ने प्यार से उसके कंधे पे हाथ रखा और समझाते हुए कहा, सब पता है मुझको। पल्लवी ने बताया था कि अब तुम्हारे मम्मी पापा साथ नहीं रहते। माना कि बीता वक्त बहुत मुश्किल रहा होगा, पर आने वाला वक्त भी वैसा ही हो ये जरूरी तो नहीं है ना? 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य श्वेता राजवंशी की लिखी कहानी एक नया मोड़। आज की कहानी में अब तक आपने सुना,
श्रुति पिछले 5 सालों से अपने परिवार से दूर हॉस्टल में रह के मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। वो अपनी सबसे अच्छी सहेली पल्लवी की शादी के लिए मनकापुर आती है, जहां अपने पुराने घर की खूबसूरत यादों को समेटती हुई वो पल्लवी के घर पहुंचती है। यहां उसकी मुलाकात अमन से होती है। अब आगे। श्रुति अब अमन को कैसे बताती कि उसने अपनी जिंदगी सिर्फ कुछ लोगों के दरमियान समेट ली है। पिछले कुछ सालों में उसने तो अपने साथ में पढ़ रहे लोगों से भी ढंग से बात नहीं की थी। माँ पापा के अलग होने के बाद उसने अपना ज्यादातर वक्त अकेले हॉस्टल की 4 दीवारी के बीच या फिर किताबों के साथ बिताया था। बिना कुछ कहे श्रुति अमन को उन सवालों के बीच अकेला छोड़ के चली गई। अगली सुबह पल्लवी सबसे पहले श्रुति से वो जरूरी बात करने कमरे में आई जो उसके मन में कई महीनों से चल रही थी। उसको इंतजार था तो बस आज के दिन का। श्रुति, पता है मैं कितनी बार इस बीच अमन से मिली हूं। वो हर बार बस तुम्हारे बारे में पूछता रहता है, तुम कैसी हो, कहाँ हो। मैं तो उसे कई बार कहा नंबर ले लो, खुद ही बात कर लो, पर उसी ने मना कर दिया कि कहीं तुमको बुरा ना लग जाए। श्रुति, अमन अच्छा लड़का है, वो तुमको पसंद करता है और मैं चाहती हूँ तुम उसको एक मौका दो। पल्लवी की ये बातें सुन के उसको अमन का इतना करीब आना, उसका ध्यान रखना सब समझ आने लगा। पर पल्लवी, तुमने पहले तो कभी इन चीजों का जिक्र नहीं किया। श्रुति, मैं सही वक्त का इंतजार कर रही थी और तुम्हें भी कहाँ याद था अमन। मैं चाहती थी जिंदगी के इस नए मोड़ को तुम खुद महसूस करो, फिर कोई फैसला लो। अब मैं चलती हूँ, तुम भी जाके रेडी हो जाओ। इतना कह के पल्लवी चली गई। इधर श्रुति को कल रात बिना कुछ कहे सुने अमन की बातों को अनसुना करने पे बहुत अफसोस हुआ। कुछ ही देर में मंडप पे पहुंच के श्रुति की आंखें अमन को ढूंढने लगीं। वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। रस्में होती रहीं और श्रुति अमन के इंतजार में इधर उधर देखती रही। विदाई होने से पहले श्रुति आखिरी बार पल्लवी से मिलने गई। पल्लवी, मुझे अमन से माफी मांगनी है। अगली बार जब तुम्हारी उससे बात हो तो मेरी माफी उस तक पहुंचा देना। श्रुति, अभी भी वक्त है, अपनी इस गलती को खुद ही सुधारने की कोशिश करो ना। अमन का फोन नंबर देते हुए उसने कहा। अब मुझे जल्दी मिलने का मौका देना। बाय, टेक केयर। अगले दिन श्रुति वापस जा रही थी। वो बस में बैठ के स्टेशन के लिए निकल गई, पर रास्ते भर कुछ और था जो उसके मन में उबल रहा था। सुबह पल्लवी की कही हुई बातें उसको बेचैन कर रही थी। इतने में उसका फोन बजा तो अमन का मैसेज था। माफ करना श्रुति, शायद मैं तुमसे ठीक से पेश नहीं आ पाया। तुम्हारा उस रात बिना कुछ कहे सुने चले जाना मुझको बुरा लगा। श्रुति, मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमको इस तरह से नाराज नहीं करना चाहता था। आगे सब तुम पर है, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। अमन का यह मैसेज श्रुति के चेहरे पे हल्की मुस्कान ले आया। उसका बेचैन मन जैसे कुछ कहना चाह रहा था। पहली बार उसने अपने दिमाग की ना सुनते हुए दिल की आवाज सुनी। खुद ब खुद उसके हाथ मैसेज टाइप करने लगे। बस इतनी सी थी ये कहानी।